Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 नवंबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तुंगभद्रा रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि मान लो एक पर्टिकुलर प्लांट की जो स्पीशी, एक पौधे की प्रजाति जिसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल नंबर 4 में कवर करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट, क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी उस प्लांट को उगाने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी वो जो प्लांट है जिसको इस एक्ट के अंदर में कवर किया गया है वो किसी भी सर्कमस्टांस में किसी भी तरीके से यहाँ पर उसको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। थर्ड, क्या ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट होगा। या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एक ऐसा प्लांट है जो एक इन्वेजिव है और हार्मफुल होता है हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के लिए। तो बताओ इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या होना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को इसका आंसर देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की पहली बार भारत सरकार ने नीलामी कर दी है और नीलामी ये शुरू हो चुकी है कल से ही। नीलामी जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्शन बोलते हैं। क्या है पूरा मैटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। किस तरीके से बनेंगे वो भी आपको मैं बताऊँगा। पहले आप अलग अलग सोर्सेज देख सकते हो, चाहे वो लाइव मिंट हो, बिजनेस टुडे हो, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल। तो क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं दोस्तों, एक ऐसे मिनरल, एक ऐसे कह सकते हो कि महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल। तो दोस्तों यहाँ पे अभी 20 ब्लॉक्स जो हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, उनकी जो ऑक्शनिंग है, जो नीलामी है, वो कल से स्टार्ट कर दिया भारत सरकार ने। अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर बोली लगाएंगी। बोली लगाने के बाद में इन क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ इसमें सरकार का क्या फ़ायदा होगा, सरकार को रॉयल्टीज़ मिलेंगी, सरकार को भी यहाँ पर कुछ अमाउंट, सरकार का भी रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पर होने वाला है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल न्यूज़ में है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं, ठीक है, और ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो क्रिटिकल मिनरल्स, सबसे पहली चीज़ हमें इसमें समझना होगा मिनरल्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स दोस्तों एक नेचुरल सब्सटेंस है और मिनरल्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल और एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। अब ये कैसे डिफाइन किया जाता है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो है क्या। जैसे मेटेलिक मिनरल में फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ें होती हैं या वो मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर में मेटल प्रेजेंट होता है। सबसे बड़े एग्जाम्पल हो गया आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं। और फिर दूसरे होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें मेटल प्रेजेंट होता ही नहीं है। जैसे लाइमस्टोन हो गया, कोयला हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, इनमें मेटल्स प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, लेकिन है मिनरल्स, ये खनिज हैं जो कि हमारे एक कह सकते हो हमारे क्या किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ये तो आपने बेसिक समझा कि मिनरल्स क्या होता है। अब इसी मिनरल में यहाँ पर एक और पोर्शन आता है क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा एसेंशियल कह लो, ज़रूरी मिनरल्स वाली कैटेगरी के जो मिनरल्स होते हैं उसको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। और अगर यहाँ पर ये क्रिटिकल मिनरल्स किसी देश के पास में है नहीं प्रॉपर, उनके पास में प्रॉपर भंडार वगैरह नहीं है इसका, तो उनको दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है।
फिर उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा, इंपोर्टिंग बहुत महंगी पड़ जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर उस देश को कहीं ना कहीं एक जो निर्भरता है वो भी झेलनी पड़ती है किसी पर्टिकुलर दूसरे कंट्री के ऊपर, जिससे वो ये इंपोर्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब इंडिया के पास में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, हाँ दोस्तों। मैं आपको बता दूं पिछले महीने की बात, और मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद रखना, कि भारत सरकार ने बताया है कि भारत के लिए टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। यानी कि इंडिया को अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है तो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ज़रूरत है, केवल और केवल 30 क्रिटिकल मिनरल्स की है। ये मिनरल्स हमारे पास में होने ही होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग कंट्रीज़ पर। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा कंट्री है, उनकी सरकार ने बोल रखा है कि हमारे लिए 35 मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, किसी ने बोल रखा है हमारे लिए 40 क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है हमारे लिए 30 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और वो 30 मिनरल्स की लिस्ट भी सरकार ने जारी की थी लास्ट मंथ, ध्यान होगा आपको, पढ़ाया था, ये पूरी लिस्ट मैंने शेयर की थी। और वो 30 क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से, ज़रा नाम एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जाम से पहले, जब अगले दिन एग्जामिनेशन हो तो उससे पहले एक बार यहाँ पर इस लिस्ट को देख जाना, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। हो सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी तो ऐसे याद नहीं रख पाओगे इन पूरी लिस्ट को, लेकिन एक दिन पहले यहाँ पर नज़र पड़ जाएगी ना, तो एग्जाम में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मिनरल्स हैं इस लिस्ट के अंदर में। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा ना प्रीलिम्स के अंदर में कि भाई बताओ ये मिनरल्स हैं क्या, इसमें से कौन से क्रिटिकल मिनरल हैं। समझ गए? तो 30 मिनरल्स में अगर आप देखोगे तो ये पूरी लिस्ट है, जिसमें है एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोल्बेडनम, न्यायुबियम, निकेल, पीजीई, फास्फोरस, पोटैश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टेंटलम। अभी टेंटलम न्यूज़ में था, याद होगा, पूरा एक आर्टिकल डिस्कस किया था, थंबनेल भी लगाया था मैंने। उसका टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकॉनियम, सेलेनियम, कैडमियम। ये दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब इन क्रिटिकल मिनरल में दो मिनरल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? लिथियम और टेंटलम। लिथियम और टेंटलम तो पूरे साल न्यूज़ में रहे हैं, पता है भाई। अभी शुरुआती तौर पर जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला, याद होगा। उसके बाद तो लगातार आर्टिकल्स पब्लिश होते चले गए। टेंटलम अभी रिसेंटली यहाँ पर फाउंड किया गया है ना। तो ये आप देख पा रहे हाँ, इन क्रिटिकल मिनरल में दो ऐसे मिनरल है जिसकी चर्चाएं हो भी रही हैं ज़्यादा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन अगर बन सकता है तो यहाँ से ही बन सकता है, तो इन दोनों को ध्यान में रखा जा सकता है। समझ गए? तो दोस्तों ये वो मिनरल्स हैं जो कि भारत के लिए एक मिनरल सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। नाउ सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स का सिनेरियो क्या चल रहा है। सिनेरियो पूरा अलग है। अलग है मतलब दोस्तों दुनिया भर में इन क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिमांड है वो तेज़ी से इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। मैं आपको बता दूं साल 2017 से लेकर साल 2022 के बीच में जो लिथियम है उसकी डिमांड दुनिया में ट्रिपल हो चुकी है, 3 गुना। यानी 2017 में जितनी डिमांड थी लिथियम की वो 2022 में 3 गुना बढ़ चुकी थी। लिथियम जिसका यूज़ हम लोग बैटरीज वगैरह बनाने में कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दुनिया भर की कंट्रीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उन्हें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। उतना ही नहीं, जो कोबाल्ट का यूज़ है दोस्तों वो 70% से बढ़ चुका है। जो निकेल है उसका 40% से यूज़ बढ़ चुका है। तो ये मिनरल्स का यूज़ कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, ये दुनिया भर का डेटा शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर मिनरल्स का जो यूज़ हो रहा है अलग अलग पूरे कंट्रीज़ के अंदर में, ये 2022 में 320 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुँच चुका था। 320 बिलियन यूएस डॉलर। और अभी यहाँ पर ये और तेज़ी से ग्रो करेगा। जो लेटेस्ट डेटा होगा उसमें हमें कुछ और ही नज़र आएगा कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स कितनी तेज़ी से यूज़ किए जा रहे हैं और कितनी इनकी डिमांड हो रही है। और इन क्रिटिकल मिनरल के मामले में यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्रीज़ आजकल क्या कर रही हैं, लगातार उन कंट्रीज़ को तलाश रही हैं जिनके पास में क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार हैं, ताकि उनके साथ में प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया जाए और इन देशों से भर भर के क्रिटिकल मिनरल्स को निकाला जाए। और ये कंट्रीज़ कर रही हैं ऐसा। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में कई सारे देश हैं, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये वो कंट्रीज़ हैं दोस्तों जहाँ पर भर भर के क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके पास में नेचुरली ये भंडार पाए जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, वहाँ की इकॉनमी अच्छी नहीं है, तो वो सब और वो टेक्नोलॉजी उनके पास में नहीं है कि उस भंडार को निकाल सकें, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो अमेरिका और ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर रही हैं आज के समय पर, इन देशों के ऊपर एक स्पेशल फोकस रख रखी है कि भाई यहाँ पर इनसे एग्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है, इनको सपोर्ट कर देंगे हर एक चीज़ में, जिससे क्या होगा, ये जो मिनरल्स है वो निकाल कर अपने देश में पहुँचाकर उससे नए प्रोडक्ट तैयार करके दुनिया भर में बेच सकेंगे। समझ गए? तो ये है दोस्तों यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो ये आर्टिकल इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डेटा है जो कि आपको मैंने अभी आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आज के न्यूज़पेपर में, पेज नंबर 1 पर यह प्रेजेंट है। क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या है? यूएनजीए के अंदर में दोस्तों वोटिंग होती है। अब आपको पता होगा, देखो यूनाइटेड नेशन के अलग अलग 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 अलग अलग या अंग हैं इसके, जिसमें से एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है ना, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं। कई बार आप पढ़ चुके हो, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो यूएनजीए अलग है। यूएनजी में कई सारी कंट्रीज़ हैं दोस्तों जो कि इसके मेंबर हैं। कितने मेंबर्स हैं? 193 कंट्रीज़। 193 जो यूएन के मेंबर्स हैं वो दोस्तों इस पर्टिकुलर पूरे असेंबली की मेंबर्स भी हैं। तो हुआ क्या? यूएनजीए के अंदर में वोटिंग करवाई गई। वोटिंग किस चीज़ को लेकर करवाई गई, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो मैप आप देख रहे हो इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर इजराइल कहाँ पर है दोस्तों? ये आपको इजराइल का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। ये खैर आधा मैप है, नीचे वेस्ट बैंक आपको नज़र आ रहा होगा, ये इजराइल है। पीछे सीरिया है, नीचे जॉर्डन है, ऊपर जाओगे लेबनान नज़र आएगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब बात यहाँ पर यह है, ये लेबनान है ऊपर, ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉ कर दोगे तो ये नीचे इजराइल है, ये वेस्ट बैंक का इजराइल नीचे से आपको थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा। फिर गाज़ा पट्टी भी है जहाँ पे, जो कि आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा। हुआ क्या कि इजराइल जब यहाँ पे आया, पूरी तरह से बसना स्टार्ट हुआ इजराइल। स्टार्टिंग में इतिहास की बात कर रहे हैं। यूएन का पार्टीशन प्लान आया जिसके तहत यहाँ पर इजराइल को एक मान्यता दी गई। उसके बाद कई सारी जंगें होती चली गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, ये सब कंट्रीज़ मिलकर साथ में इजराइल के ऊपर अटैक करती चली गई, फिलिस्तीन वगैरह। लेकिन इजराइल ने हर एक वॉर में यहाँ पर एक जीत हासिल की और हर कंट्रीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मात देकर, जो युद्ध हुआ है उसमें हरा कर उनके एरिया को कब्जाया और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के एरिया वापस दे भी दिए। लेकिन सीरिया भी यहाँ पर एक ऐसा देश है, सीरिया का ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, ये जो लाइट कलर का पोर्शन है, इसको लाइट इसलिए रखा गया क्योंकि ये इस जगह का नाम है गोलन हाइट्स। क्या नाम है? गोलन हाइट्स। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये भी यहाँ पर इजराइल ने कब्जा ली थी एक वॉर के दौरान, ठीक है। तो इजराइल के अंडर है ये, ठीक है। इजराइल ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा है। और कब ऑक्यूपाई किया था ये आप देख पाओगे, इजरायली फोर्सेस ने 5 जून 1967 में इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये एरिया अभी भी इजराइल के कंट्रोल में है। तो कहोगे ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो कुछ और पढ़ रहे थे। नहीं, अभी आपको समझ में आएगा। तो यूएनजीए नाम की जो बॉडी है, इसमें अलग अलग देशों को लेकर वोटिंग करवाई गई और वोटिंग करवा के यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट में दोस्तों एक रेजोल्यूशन लेकर आया गया, इजराइल के अगेंस्ट में, कि भाई इजराइल ने जो सीरिया का ये गोलन हाइट वाला एरिया कब्जाया है, इसको वापस कर देना चाहिए सीरिया को। इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन लेकर आया। तो काफ़ी सारे देश ऐसे थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में गए कि भाई नहीं नहीं, इजराइल को नहीं लौटाना चाहिए, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ ने एब्सटेन कर दिया, ना हाँ में वोट दिया ना में वोट दिया। तो इसमें भारत कहाँ था? भारत दोस्तों यहाँ पे इजराइल के खिलाफ गया है, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, इसके फेवर में वोट दिया है, इजराइल के अगेंस्ट में वोट दिया है, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल इजराइल को ये जो सीरिया का गोलन हाइट वाली जगह है वो यहाँ पर छोड़ देनी चाहिए, वो सीरिया को वापस से सौंप देनी चाहिए। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बेसिक चीज़ आपको समझाई गई। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर पूरा मैटर हो गया। ये जो रेजोल्यूशन है इसको वैसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इजिप्ट ने दोस्तों यहाँ पर ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। तो इसको 91 जो वोट्स हैं वो फेवर में मिले, ठीक है। 8 वोट इसके अगेंस्ट में मिले और 62 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने एब्सटेन कर दिया, इन्होंने ना हाँ में वोट किया ना में वोट किया, न्यूट्रल रहे, ठीक है। और इंडिया यहाँ पर फेवर में रहा। इंडिया ने कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएन के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है। क्लियर हो गया इतना मैटर? चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं गोलन हाइट्स के बारे में, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है गोलन हाइट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ यूपीएससी डायरेक्टली सवाल पूछ चुका है। और गोलन हाइट से भी पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। तो ये टॉपिक सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोस्तों यहाँ पर इकलौती यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पूरे यूनाइटेड नेशन की, जिसमें 193 मेंबर्स हैं। 193 मेंबर्स, यानी कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन के हैं सारे मेंबर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आते हैं और सबके पास में एक इक्वल वोट है, ठीक है। और यूएनजीए की दोस्तों 6 इंपॉर्टेंट कमिटियाँ भी हैं। और वो कमिटियाँ कौन कौन सी? इन कमिटियों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पहला है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, दूसरी है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, तीसरी है सोशल ह्यूमैनिटेरियन कल्चरल कमेटी, चौथी है स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी, और पांचवी है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी, और छठी है लीगल कमेटी। ये 6 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो कि यूएनजीए की हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है।
सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मेन काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो दोस्तों यूएनजीए का मेन काम होता है कि भाई जो सिक्योरिटी जनरल होता है ना उसको अपॉइंट करना। ठीक है, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, इनको रिकमेंडेशन देती है कि भाई एक सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करो, तो यूएनजीए क्या करता है, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल को अपॉइंट करने का काम करता है। प्लस हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उन नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन भी दोस्तों यहाँ पर यही करता है यूएनजीए। समझ गए। प्लस यूनाइटेड नेशन का जो पूरा बजट होता है ना, उसको लेकर सारा डिस्कशन, उस बजट को अप्रूवल देना, ये भी यूएनजीए का काम है। इतना ही नहीं, डिस्कशन करना, डिबेट्स करना, रिकमेंडेशन देना कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जिसमें ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ की बात करना, है ना, शांतिपूर्वक दो देशों के डिस्प्यूट्स को निपटाना, ये सारा काम दोस्तों यूएनजीए हैंडल करने का काम करता है। आई होप आपको ये जो बात है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि यूएनजीए एग्जैक्टली क्या है। अब यहीं पर एक और चीज़ आती है, क्या है, 2015 के अंदर में यूपीएससी ने डायरेक्टली एक सवाल पूछा। सवाल यह है कि एक एरिया है गोलन हाइट नाम का, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये कौन से जगह से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर है सेंट्रल एशिया, बी मिडिल ईस्ट, सी साउथ ईस्ट एशिया, या फिर डी सेंट्रल अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मिडिल ईस्ट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो इजराइल है, सीरिया है, जॉर्डन है, ये सब यहाँ पर हमारा पूरा मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन कहलाता है। तो पूछा गया था ना डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली बेसिस के जो करंट नोट्स पीडीएफ हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, अब दोनों आर्टिकल में वो आर्टिकल नहीं है इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड डेटा जो आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाया गया। अब आप लिखने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे, घंटों लग जाएंगे, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, टाइम बहुत सेव हो जाता है, जिसको आप बाकी अपने प्रिपरेशन में स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर केवल आपने वीडियो देखना है, आपके करंट के नोट्स की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बैकग्राउंड डेटा आपको दिया जाता है, स्पेशली दिखाया जा रहा है, वो सारे प्रोवाइड करवाया जाता है एक पीडीएफ के फॉर्म में। और वो पीडीएफ होता है दोस्तों प्रिंटेबल फॉर्म में, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हो, या मर्जी आपकी, उसको आप ग्रुप में पढ़े रहने दो, डेट वाइज सारे पीडीएफ पढ़े हैं, किसी भी तारीख का डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, क्योंकि वो ग्रुप में सारा सिक्योर है, तो आपका स्टोरेज का भी कोई इशू नहीं आएगा। मतलब करंट अफेयर की जो नोट्स की टेंशन होती है वो अपने दिमाग से बिल्कुल ख़त्म कर देनी है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का दोस्तों फ़ी पेमेंट क्या है, वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, हमेशा हमेशा के लिए। या फिर कह सकते हो कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ये अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, जितना आप जगह जगह पर स्पेंड कर देते होंगे। बट यहाँ पर नो डाउट आप जब ज्वाइन करोगे तो कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको लगेगा कि मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, इतने बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर जाकर आपको एक नंबर दिया गया है, वैसे उस पर मैसेज कर देना, नंबर है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, इस प्रकार का कोई मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो, इस पीडीएफ में क्या है, ग्रुप में एग्जैक्टली क्या है, ग्रुप आपको सेटिस्फाई किस तरीके से करेगा, है ना। तो हर एक चीज़ को चेक करने के बाद में अपने आपको सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों जो पीडीएफ है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, तो दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, बाकी एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, और आप लोगों के लिए दोस्तों वो फ्री है बिल्कुल, आपने केवल बटन दबाना है, जिससे यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे। ठीक है, बाकी आप लोग चाहो तो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जाओगे वहाँ पे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं ट्रैक पर। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो नज़र आएगा, ये भी आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है। ये जो हाथी आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हाथी असली नहीं है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल है। लकड़ी और जो झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स होती हैं, उससे यहाँ पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, नीचे देखो इसके बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। एक लाइन है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। जो ये एलिफेंट के स्कल्पचर्स आपको फोटो में नज़र आ रहे हैं, ये किससे बने हैं, लेंटेना कैमरा से बने हैं। ये एक इन्वेजिव वीड स्पीशी है, एक ऐसा श्रब, एक ऐसी झाड़ियाँ हैं जो कि विदेशों से बिलोंग करती हैं, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से। ये इंडिया में आ चुकी है, लेकिन इंडिया में ये तबाही मचा रही है। तबाही मचाने का मतलब है जहाँ पर ये फैलना स्टार्ट होती है ना, वहाँ के लोकल पेड़ पौधों को भी ऊपर ये लिपट जाती है, उनको भी यहाँ पर ये ख़त्म कर देती है, उनकी जगह ये लेने लगती है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर उसी इन्वेजिव जो ये श्रब्स हैं, इन्हीं झाड़ियों से दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, ये आप कह सकते हो एलिफेंट्स को तैयार किया गया है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा
कह सकते हो कि डेकोरेशन के बेसिस पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी झाड़ी जो हमको परेशान कर रही है, लेकिन उसका यूज़ हमने कितने बढ़िया तरीके से निकाला है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, ज़रा फटाफट स्क्रीन पर नीचे देखो। हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे लैंटेना कैमरा के बारे में। लैंटेना कैमरा क्या है? एक छोटा सा श्रब, एक छोटी छोटी यहाँ पर आप कह सकते हो, इसे छोटा पौधा भी कह सकते हो, छोटा पेड़ भी कह सकते हो और छोटी झाड़ियाँ भी कह सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घनी होती हैं दोस्तों। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका वाले साइड पे। अब ये एक इन्वेजिव स्पीशी है। इन्वेजिव स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? जो बाहर से आती हैं और बाहर से आने के बाद में वो हमारे एरिया की स्पीशीज़ को ख़त्म कर रही होती हैं, वो कहलाती है इन्वेजिव स्पीशी। और इस वाली प्रजाति को, इस लैंटेना कैमरा को दोस्तों भारत में लाया गया था एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर, सजावट के तौर पर। इंडिया में लाया गया 1807 में, अंग्रेज़ यहाँ पर इसको लेकर आए थे। लेकिन आज के समय पर हम इससे परेशान हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना पेड़ है ये, जो कि क्या करता है, इतना घना है कि हमारे नॉर्मल प्लांट्स के ऊपर लिपट जाता है। और नॉर्मल प्लांट्स के ऊपर जब ये लिपटता है ना, जो हमारे देश में पाए जाते हैं, लिपटता है तो जो सूर्य की लाइट आ रही है उस लाइट को ब्लॉक कर देता है, नेचुरल लाइट को ब्लॉक कर देता है, जिससे यहाँ पर जो हमारे खुद के प्लांट्स हैं वो इसी से ग्रो नहीं कर पाते। और दोस्तों यहाँ पर ये जो लैंटेना कैमरा है, इसमें ना कुछ बेरीज उगती हैं, और वो बेरीज जो है बहुत पकी हुई बेरीज होती हैं, लेकिन वो बहुत जहरीली होती हैं। जानवर खा ले तो यहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। प्लस यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स हैं, जो हमारे देश के अंदर प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, वो ये डैमेज कर रहा है, वो ख़त्म कर रहा है, जिससे यहाँ पर फूड की कमी हो सकती है हमारे बाकी हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए, जो पेड़ पौधों पर जीवित रहते हैं। जिससे अगेन क्या होगा, जो हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। तो कई सारी जगह पर तो बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं, स्पेशली गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका जो जीवन है, उनकी जो इनकम है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ा है इस इन्वेजिव स्पीशी का। तो इन्वेजिव स्पीशी होती क्या है? तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखने की आएगी तो 3-4 लाइन यहाँ पे प्रेजेंट करके दे दी गई हैं। ये भी रेडीमेड तौर पर आपको सब कुछ मिल गया है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो। तो इन्वेजिव स्पीशी दोस्तों क्या होती है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे देश का नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर बाहर से लेकर आए, लेकिन वो हमको नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है, हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं उनको ख़त्म करा है, हमारे एनिमल्स जो हैं हमारे यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर ये नुकसानदायक है। समझ गए? ये इंट्रोड्यूस हो सकते हैं कई तरीके से। शिप में जो बैलेस्ट वाटर भरा जाता है, शिप के नीचे जो है ना, कभी इसके बारे में आपको बताऊंगा, एक बैलेस्ट वाटर भरा जाता है शिप के बैलेंस के लिए, तो उसमें भी आ जाते हैं ये भरकर। एक्सीडेंटल रिलीज़ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल बेसिस पर भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये पेड़ पौधे पहुँच सकते हैं हमारी टेरिटरी में। लेकिन ज़्यादातर ह्यूमंस इसको लेकर आता है, और ह्यूमंस ने ही इंट्रोड्यूस किया है। अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारे प्लांट्स इंट्रोड्यूस करे हैं, जो कि आज के समय पर भारत के लिए इन्वेजिव स्पीशी बन चुका है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। तो जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी अभी शहर वाले एरिया में कम हुई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दोस्तों अर्बन एरियाज़ में वो थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर पूरा एक सर्वे ने बताया। पूरा सर्वे किया गया है डिटेल से, और स्पेशली जो 15 साल या 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको लेकर बात की गई है। बोला क्या है कि 2022 में जुलाई और सितंबर के महीने में अगर आप देखोगे तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोज़गारी का स्तर 7.2% के आसपास था। लेकिन इसी को अगर हम लोग कंपेयर करें अपने 2023 वाले साल से, तो 2023 में दोस्तों ये 7.2% से घटकर कम होकर 6.6% हो चुका है 2023 में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोज़गारी कम हुई है हमारे देश में। ये एग्जैक्टली स्पेशली शहर वाले एरियाज़ में यहाँ पर बोला गया है। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है काम करने में, वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 49.3% पहुँच चुका है अब की बार। तो ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो ये ना एक डेटा है, एग्जाम में आपको हेल्प नहीं करेगा, यह आर्टिकल भी एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बैकग्राउंड डेटा यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता है भाई, बेरोज़गारी होगी, और क्या हो सकता है? बस ये तो मतलब तो बेरोज़गारी है ना, इसमें क्या डिटेल है दोस्तों? आपको ये पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी के भी कई प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप इकॉनमी के अंदर में पढ़ते हो, आप रमेश सिंह उठा लो या कोई सी भी किताब उठा लो, आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इवन क्वेश्चन बन चुका है, वो क्वेश्चन कैसे बना था वो भी आपको बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में पहले प्रकार की जो बेरोज़गारी होती है वो है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके की बेरोज़गारी है जहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पर एक खेत है,
ठीक है, एक एग्रीकल्चरल फील्ड है और इस खेत में यहाँ पर केवल और केवल 4 लोगों की ज़रूरत है इस खेत के अंदर सिंचाई करने के लिए, सारा काम करने के लिए, फसल कटाई के लिए। केवल 4 लोग सारा काम कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमने रख कितने लिए? 6 लोग रख लिए। तो 2 लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन 2 लोगों की ज़रूरत नहीं थी खेत में, क्योंकि ये 4 लोग कर रहे थे, 4 लोगों के लिए ही है, 4 लोग सारा काम कर सकते हैं। लेकिन 2 एक्स्ट्रा जो लग के हमने 6 कर दिए, ये गलत हुआ, क्योंकि अब ये जो 2 एक्स्ट्रा लग चुके हैं इसके अंदर में दोस्तों, वो कोई भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। उन 2 लोगों का जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है इस पर्टिकुलर एरिया में, वो ज़ीरो है, ज़ीरो। कुछ भी यहाँ पर वो एडिशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना काम तो 4 लोग कर ही रहे थे ना। लेकिन तो हमने 2 लोग को ज़बरदस्ती इसमें लगा दिया काम करने के लिए। तो ये जो 2 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बेरोज़गार कहलाएंगे, और इसी प्रकार की बेरोज़गारी को बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए कि जब हम लोगों को ज़रूरत है कम लोगों की और ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे दिया जाए और सैलरी बांट दी जाए, सैलरी भी कम कम दे दी जाए, तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। दूसरा प्रकार का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो बेरोज़गारी है सीज़न वाइज आती है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, जैसे जैसे सीज़न बदलेगा उस तरीके से यहाँ पर बेरोज़गारी आती रहेगी। ठंडियों में काम जिसका अलग था वो यहाँ पर सर्दियों में नहीं कर पा रहा, सर्दियों में जो काम था वो ठंडियों में नहीं कर पा रहा है। सीज़न बदलते ही बेरोज़गारी आ रही है। फिर एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की ऐसी बेरोज़गारी है जहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है ना, कि एक इंसान के पास में बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है। ठीक है, अब उसके पास में कोई भी स्किल नहीं है और मार्केट में जो जॉब है वो अवेलेबल है, लेकिन उसके पास में स्किल नहीं है, इस चक्कर में वो जॉब नहीं कर पा रहा है। समझ गए? तो स्किल की कमी की वजह से नौकरी ना मिल पाना, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब मान लो यहाँ पर आपके पास में बहुत सारी स्किल्स हैं, तो कोई भी कंपनी आपको रख लेगी, लेकिन अगर स्किल्स नहीं है तो कौन सी कंपनी रखेगी? नहीं रखेगी। और ये सब हो रहा है पुअर एजुकेशन लेवल की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो इतना अच्छा नहीं है, एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से उनको ट्रेन अगर हम करें तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, समझाने में दिक्कत होगी। इतने में कंपनी सोचेगी भाई इतना पैसा हम लगा के ट्रेन करेंगे, डिफिकल्ट है, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा हमें। सच्चा यहाँ पर जो इनके पास में स्किल हैं, जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जिनको सिखाना बहुत आसान है, उनको रख लेते हैं। समझ गए? तो स्किल्स की कमी की वजह से भी दोस्तों यहाँ पर जो बेरोजगारी जनरेट हो रही है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक होती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आज के समय का सबसे बड़ी बेरोजगारी का रीज़न है। जो आज बेरोजगारी दिखती है ना, वो इस वजह से दिखती है। कई सारे लोग जो पहले के ज़माने में नौकरियां कर रहे थे, कोविड से पहले भी नौकरियां कर रहे थे, वो सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे टेक्नोलॉजी बदली है ना, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। मैं आपको बताऊं 2016 में वर्ल्ड बैंक के डेटा ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया में दोस्तों कई सारी नौकरियां खतरे में आएंगी और साल ब साल ये खतरे में चली जाएंगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो हमें समय के साथ में चेंज होना पड़ता है, समय के साथ में हमें अपडेट होना पड़ता है। ठीक है, होता क्या, जैसे हमारे फादर लोग हैं, आपके मेरे हमारे जो फादर लोग हैं, हमारे पे पहले काम करते थे, अब उनको अगर हम दूसरा काम दें तो वो नहीं कर सकते। वो एक जगह पर सेट थे, एक जगह पे काम कर रहे थे। ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बट जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है इस चक्कर में वो अपने आप को मतलब अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों में। और फिर एट द लास्ट यहाँ पे क्या होता है, फिर जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है, जिससे काम भी तेज़ हो रहा है। या टेक्नोलॉजी जैसे तेज इंक्रीज़ हो रही है, नई नई मशीन्स का यूज़ हो रहा है, लोगों को नॉलेज है चलाने की, तो वो कंपनी में है, नहीं है तो फिर बाहर जाओ। यही तो हो रहा है। तो ये भी यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार की बेरोज़गारी है। देन उसके बाद में आता है एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है? इसको हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है भाई, एक इंसान के पास में नौकरी थी, जॉब थी, उसने वो नौकरी छोड़ दी। ठीक है, अब वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है कि भाई मुझे काम मिल जाए। अब वो जिस पीरियड में दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है इस समय पर बेरोजगार है, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया? किसी को भी समझा दोगे बहुत आसान तरीके से, तो जिसको हम लोग सर्च अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये एक टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स व्हेन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। समझ गए? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक प्रकार की बेरोजगारी है। नाम तो यहाँ पर वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये बेरोजगारी को दर्शाता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? लोग काम तो कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के। क्या उनका कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट है? प्रॉपर नहीं है। कोई एग्रीमेंट है? नहीं है। कंपनी कोई सिक्योरिटी दे रही है? उनको नहीं दे रही है। बस उनको रगड़ रही है कि भाई यहाँ पर इतना काम है, इतनी देर तक काम करना है, इसकी सैलरी ले लेना, बस। कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। कभी भी नौकरी जा सकती है। और ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो, मतलब ये ना सबसे ज़्यादा प्रकार का बेरोज़गार इंडिया में है।
और इसी तरीके से यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है जिनको मिला हुआ है, तो ये वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। कहोगे इतना ज़्यादा डिटेल से क्यों ध्यान रखना है? आपका इकॉनमी का एक पोर्शन कवर हो गया यार। और उससे बड़ी बात, यूपीएससी ने 2013 में एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? सवाल ये था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, ज़रा ये बताओ। अब आपको पता है, सबसे पहले पढ़ा था, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, या ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर ऑफ लेबर इज जीरो, या प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो जीरो है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि भाई एक नौकरी में ज़रूरत 4 लोगों की है, ज़बरदस्ती रख 6 लिए, तो वो 2 लोग क्या कर रहे हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। दैट इज़ वाई सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको पहले ही बताया, ठीक है? क्लियर हो गया? मज़ा आया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर यूपीएससी पूछ चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन। तो आज ना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, इस वजह से आज थोड़ा सा डिले भी हो गया क्योंकि आज ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारी सेंटर है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो क्या करेगी, 15,000 जो अलग अलग वेमेंस ग्रुप हैं उनको ड्रोन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ड्रोन्स आप समझ रहे हो, जिनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो ड्रोन्स कैमरे के लिए, डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग यहाँ पर ड्रोन्स आ चुके हैं। तो 15,000 जो अलग अलग वेमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको लगभग ड्रोन्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज़ कर सकें। क्योंकि वो वेमेन ग्रुप करेंगी क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में? नहीं, उन वेमेन ग्रुप को केवल हम ये ड्रोन दे देंगे। अब बात यह है कि वो जो वेमेन ग्रुप होंगी वो यहाँ पे आगे रेंट पर दे सकती हैं उनको ये ड्रोन, ठीक है? जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, उनको ड्रोन पे रेंट पर दिया जा सकता है इन ड्रोन को, कि भाई आप यूज़ कर लो। आपको अगर कीटनाशक छिड़कना है अपने खेत में, आप ड्रोन से छिड़क लो। इरिगेशन करना है, आप ड्रोन से कर लो। ये काम करना, आप ड्रोन से कर लो, लेकिन इसका रेंट दे देना। और रेंट मिलते यहाँ पर क्या होगा, वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए एक एडिशनल इनकम जनरेशन हो जाएगा। वो जो वेमेन काम कर रही हैं उन ग्रुप्स के अंदर में, उनके लिए थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो महिलाओं की इनकम ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों एक नई चीज़ है जिससे यहाँ पर इनकम बढ़ सकती है। तो ये डिसीजन अभी यहाँ पर यूनियन कैबिनेट की मीटिंग के दौरान लिया गया है, जिसको खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेयर किया इस पूरी मीटिंग को। ये जो स्कीम है इसमें लगभग 1,260 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आने वाला है। 2024-25 में इसकी शुरुआत होगी और यहाँ पे बोला जा रहा है हर एक ग्रुप को इस तरीके से ड्रोन्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा और वो ड्रोन वो रेंट पर देकर उससे एडिशनल इनकम को जनरेट कर सकती हैं, ठीक है? लगभग 1 लाख रुपए पर ईयर, यानी 1 लाख रुपए सालाना इनकम जनरेट हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अच्छी चीज़ है, ठीक है? अब बात यहाँ पर यह है कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ें। इसमें एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हमने न्यूज़ पढ़ ली। अब ये जब स्कीम स्टार्ट होगी तो तब की तब बात है, देखेंगे। अभी 2024-25 बहुत दूर है। अब बात यहाँ पर यह है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है ड्रोन के बारे में। ड्रोन के बारे में, हाँ, ड्रोन का यूज़ हम कैसे करते हैं, या फिर ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल पर जा चुकी है आज के इस ज़माने में। करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलो, मज़ा आएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों ड्रोन्स होते क्या हैं? दोस्तों ड्रोन को हम लोग यहाँ पे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं। इसमें कोई इंसान नहीं बैठा है, इसको बस खाली हम नीचे रिमोट से कंट्रोल करके चला रहे हैं, ठीक है? ओरिजिनली जो ड्रोन को तैयार किया गया था वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए किया गया था, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए किया गया था, दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए, निगरानी रखने के लिए यहाँ पर किया गया था। धीरे धीरे यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ हर जगह पे होने लगा। तो अब डिफेंस के अंदर तो यूज़ होता ही है, डिफेंस के साथ साथ दोस्तों हमारे हेल्थ केयर के अंदर भी यूज़ हो रहा है। हेल्थ केयर में कैसे यूज़ हो रहा है, अभी आपको पता होगा तेलंगाना की सरकार ने क्या किया था कोविड के समय पर, इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके इसमें जो वैक्सीन है वो वैक्सीन इसके ऊपर रख कर इस ड्रोन को उड़ाकर रिमोट एरियाज़ पे पहुंचाया। रिमोट एरियाज़ एक ऐसे एरिया जहाँ पे जाना काफ़ी मुश्किल है या गाड़ी नहीं जा सकती, तो इस ड्रोन में सामान रख के पहुँचा दिया गया, ठीक है? तो हेल्थ केयर के लिए यूज़ हो रहा है। एग्रीकल्चर में लंबे समय से ड्रोन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, उसको फैलाने का काम करना, कीटनाशक कीड़ों की जो दवाई होती है वो छिड़कने का काम करना, या सिंचाई करने का काम भी आजकल ड्रोन से किया जा रहा है, ठीक है? इससे काम जल्दी हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक्यूरेट लेवल पर हो रहा है, ज़्यादा कोई वेस्टेज नहीं जनरेट हो रहा है, तो इससे यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट ही मिल जाता है। उसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल हम मॉनिटरिंग करने के लिए करते हैं। सिंपल सी बात है, कहीं पर मैपिंग क्रिएट करनी है, नीचे अगर हमें निगरानी रखनी है तो उसके लिए भी ड्रोन्स का यूज़ किया जाता है। तो ड्रोन का यूज़ इस तरीके से हो रहा है। लेकिन दोस्तों ड्रोन्स के से संबंधित कई सारे इश्यूज़ भी हैं, समस्याएं भी हैं। पहली चीज़, जितना जितना ड्रोन का यूज़ इंक्रीज़ हुआ है उतने ही ज़्यादा अटैक्स इंक्रीज़ होने शुरू हो चुके हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में कई बार ड्रोन के अटैक होते हैं, पाकिस्तान से ड्रोन उड़ते उड़ते आते हैं, उनको शूट किया जाता है, हमारी आर्मी वहाँ पे शूट करती है उन ड्रोन्स को, ठीक है? जम्मू ड्रोन अटैक यहाँ पे आपने देखा होगा।
तो क्या होता है कि ये ड्रोन जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है उतना ज़्यादा यहाँ पर दुश्मन के लिए आसान है वो ड्रोन को यहाँ पे आप कह सकते हो किसी के ऊपर अटैक करने के लिए या बॉम्ब फेंकने के लिए यहाँ पर यूज़ करना। और इतना ही नहीं, ड्रोन का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े वेपन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी किया जाता है। हथियारों को इधर से उधर पहुंचाने में, ड्रग्स की तस्करी करने में, है ना, ड्रग्स को इधर से उधर करने में भी ड्रोन्स का दोस्तों यूज़ हो रहा है। तो ड्रोन्स आज के समय पर मोस्ट डेंजरस वेपन भी है, लेकिन अगर इसका आप अच्छा यूज़ देखोगे तो इससे बढ़िया यूज़ कुछ नहीं हो सकता। जैसे हर चीज़ के भाई दोनों पहलू होते हैं, उसके फ़ायदे भी नुकसान भी, ऐसा ड्रोन भी है। क्योंकि ड्रोन यहाँ पर आज के समय पर सस्ता हो चुका है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजीज हमारे पास में आ चुकी है। एक ज़माने में बहुत महंगा था, अब बहुत ज़्यादा ईजियर अवेलेबल हैं, चीपर हैं, सस्ते हैं। तो यहाँ पर इससे अटैक करने भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। क्योंकि भाई बड़े वेपन के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए खर्च करने के लिए। समझ गए? अब देखो यूपीएससी ने 2020 में, ज़्यादा कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2020 में सवाल पूछा। यहाँ पे एक लॉजिक लगाना था, केवल लॉजिक से काम होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं मारना है। कि कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़, 3 हरकतें दी गई हैं आपको, और बोलना है, बताना यह है कि आज के समय पर ड्रोन का जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी होती है, उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इन तीनों में से कौन सा कार्य या कौन सा काम कर सकते हैं। पहला, क्या हम अपने फसलों के ऊपर कीटनाशक छिड़क सकते हैं? हाँ, छिड़क सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कीड़ों को मारने वाली दवाई छिड़की जा सकती है, आजकल इस्तेमाल हो रहा है। क्या जो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, जो हमारे ज्वालामुखीज होते हैं, है ना, उन ज्वालामुखी का जो ऊपर क्रेटर होता है उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए या उसको एक बार चेक करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मैपिंग के लिए तो हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं ड्रोन का, है ना। तीसरा, जो हमारी स्पाउटिंग व्हील्स होती है, अब स्पाउटिंग व्हील जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, जो फव्वारा छोड़ती हैं। आपने कई सारी व्हील देखी होंगी जो बहुत ऊपर तक पानी के फव्वारा छोड़ती हैं, है ना, जब बाहर आती हैं तो बहुत ऊपर तक फव्वारा छूटता है। तो क्या जो ये ड्रोन है, ये ड्रोन यहाँ पे उन स्पाउटिंग व्हेल्स का जो ब्रीथ सैंपल है वो सैंपल कलेक्ट करके उनका डीएनए एनालिसिस कर सकता है? हाँ, ये भी कर सकता है। भाई फव्वारा छोड़ती हैं तो हमें कॉन्टैक्ट डीएनए में मिल जाएगा, सॉरी ड्रोन में मिल जाएगा। ड्रोन यहाँ पर आज के समय पर हर एक चीज़ काम कर पा रहा है, कलेक्ट भी कर पा रहा है, चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफ़र भी कर पा रहा है। तो वो इस प्रकार के सैंपल कलेक्ट करके डीएनए एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ड्रोन का इस्तेमाल हम तीनों जगह पर कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं। समझ गए? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। मैं कह रहा था ना आज का न्यूज़पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है, जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने लगभग 24,104 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रूव करे हैं फॉर द ट्राइबल वेलफेयर। जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, उन ग्रुप्स के लिए, उनके कल्याण के लिए ये 24,104 करोड़ रुपये सरकार ने अप्रूव कर दिए। ये पैसा उनके लिए खर्चा जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि खर्चा कैसे जाएगा, किस लेवल पर खर्चा जाएगा। तो आओ मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा पीवीटीजीज़ के ऊपर भी, ठीक है। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। आदिवासी के जितने ग्रुप्स हैं उनमें अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये पीवीटीजी वाला एक और ऐसा ग्रुप है जिसमें ऐसे ग्रुप को या फिर ऐसे जनजातियों को ऐड किया गया है जो कि बहुत खतरे में है, ठीक है। उसको हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं। अभी आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, डोंट वरी। तो दोस्तों इन ग्रुप्स के लिए 24,104 करोड़ रुपए जो खर्चे जा रहे हैं, इन पैसों को कैसे बांटा जाएगा? इन पैसों में से 15,336 यानी कि 15,336 जो करोड़ है वो हमारी केंद्र सरकार देगी, और बाकी 8,768 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार देगी, जिस राज्य में यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा। समझ गए? अब सवाल यह है कि जो पैसा है इसका करेंगे क्या? तो इस पैसे में मेन मकसद होगा हम थोड़े बहुत पक्के हाउस प्रोवाइड करवाएं, प्लस यहाँ पे जो ये स्कीम है इसका मेन मकसद है जो आंगनवाड़ी सेंटर से 2,500 आंगनवाड़ी सेंटर ओपन करे जाएंगे, 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स ओपन की जाएंगी, मोबाइल टावर लगाए जाएंगे 3,000 गाँवों के अंदर में, है ना, 500 वन धन विकास केंद्र बनाए जाएंगे। समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पे इन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को अलग अलग प्रकार के सपोर्ट, वाटर पाइपलाइन देना, है ना, पीने का पानी मिलना, पक्का घर देना, प्रॉपर कनेक्टिंग रोड्स प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ों के ऊपर में ये पैसा खर्चने वाले हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपने क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी ये डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया है और इस मिशन के तहत इतने हज़ारों करोड़ रुपये खर्चे जा रहे हैं। चलो आओ हम यहाँ पे समझते हैं। स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलो, हर एक चीज़ क्लियर होती हुई आपको चलेगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं पीवीटीजी के बारे में, तो ये जो पीवीटीजी है, जब इसकी शुरुआत हुई थी इस ग्रुप की तो इसको पीवीटीजी नहीं बोलते थे, तब इसका नाम केवल पीटीजी हुआ करता था, दैट इज़ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। हुआ क्या, 1973 की बात है, जो देबार कमीशन है इन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को बनाया। एक ये पूरी पर्टिकुलर बॉडी बना दी, एक अलग से सेपरेट कैटेगरी थी ये,
जो कि कम डेवलप्ड थी बाकी सारे ट्राइबल ग्रुप्स में, है ना, ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये विकसित नहीं थे। फिर 2006 में क्या होता है, भारत सरकार ने इन पीटीजी का यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का जो नाम है वो बदल दिया और इसका नाम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया। फिर 1975 में दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स को ढूंढना स्टार्ट किया हमारे देश में, ऐसे जनजातियों के ग्रुप जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। और ऐसे ग्रुप को ढूंढते ढूंढते दोस्तों यहाँ पे टोटल 52 ग्रुप हो चुके थे, ठीक है, 1975 में। और फिर थोड़े समय बाद और ढूंढे ग्रुप्स हमने, फिर 1993 में 23 और ऐड कर दिए गए। तो टोटल हमारे पास में अगर आप देखोगे तो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। हमारे देश में कितने पीवीटीजी ग्रुप्स हैं दोस्तों? 75। ये नंबर ध्यान रखना। इसमें से सबसे ज़्यादा ग्रुप्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ओडिशा के अंदर में। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार कैसे यहाँ पर एक ग्रुप को, एक ट्राइबल ग्रुप को पीवीटीजी के अंदर डालती है। पहला रीज़न यहाँ पर यह होता है कि ऐसा ग्रुप को देखा जाता है जिनकी पॉपुलेशन तेज़ी से कम हो रही है, जनसंख्या उनकी कम हो रही है, लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे वो कम है। अगर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं तो दोस्तों उनको इस तरीके के ग्रुप में डाला जाता है ताकि उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। और इसी तरीके से यूपीएससी ने 2019 में यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछ लिया। क्वेश्चन क्या था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर आपके सामने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी 3 नहीं 4 स्टेटमेंट्स, और बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो पीवीटीजी हैं वो हमारे 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो स्टैग्नेंट यानी कि मान लो एक ऐसा ग्रुप है जिसकी पॉपुलेशन कम हो गई है या गिर रही है धीरे धीरे, तो ये भी एक मेजर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को पीवीटीजी का स्टेटस देते हैं। सही बात है, अभी हमने पढ़ा भी था ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कि हमारे पास में टोटल 95 पीवीटीजी हैं। भाई यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, 95 नहीं, टोटल 75 पीवीटीजी ग्रुप आपको पता होगा। फिर चौथा स्टेट बोलता है कि इरुलर और कोंडा रेड्डी ट्राइब, क्या इनको पीवीटीजी की लिस्ट में ऐड किया गया है? ज़रा अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमें केवल आप कह सकते हो 2 स्टेटमेंट्स पता है कि कौन से सही है, दूसरा वाला और तीसरा वाला। ये दोनों तो सही है, बिल्कुल इतना पता है हमें। अब नीचे ऑप्शन देखते हैं, तो दूसरा वाला तीसरा वाला सही है अगर, तो आप देखोगे, अच्छा सॉरी, दूसरा वाला तीसरा वाला सही नहीं है, एक गलत है ना। कौन सा वाला गलत है? ये दूसरा वाला गलत है क्योंकि 95 पीवीटीजी नहीं है हमारे पास में टोटल 75 पीवीटीजी हैं। ये दूसरा वाला गलत है, ठीक है, सॉरी तीसरा वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। क्या गड़बड़ी हो रही है यार, ये आप देखो। अबे यार सही हो जा। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो गलत कौन सा है भैया? तो गलत है यहाँ पर ये वाला, तीसरा वाला। ये वाला तो सही है। अब तीसरा वाला गलत है, तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखते हैं तो भैया थर्ड नंबर इसमें भी है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी थर्ड है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी थर्ड है, ये नहीं होगा। केवल सी वाला सही होगा। 1, 2 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है पीवीटीजी को लेकर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, है ना, 2020 में ही तो नहीं, 2019 में। तो ये क्वेश्चन 2019 में था, इसलिए आप सॉल्व कर पाए ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके। अगर अभी पूछा जाता 2023 में तो नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि ऑप्शन का तरीका चेंज कर दिया गया है। फिलहाल उस समय पर पूछा गया था तो उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया और समझा कि हाँ पीवीटीजी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे आता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूँ इस टॉपिक से मेंस में 2 बार क्वेश्चन पूछे गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम को लेकर, वो भी डिस्कस करेंगे। चलो आते हैं फिलहाल यहाँ पर क्या बात की जा रही है समझते हैं ना। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम जो कि यहाँ पर 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हमारी यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे में यानी कल के दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट स्कीम का जो इसको कह सकते हो आगे बढ़ाने के लिए 3 साल आगे बढ़ाने के लिए जो अप्रूवल है वो यहाँ पर दे दिया है। 3 ईयर्स के लिए इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम है हमारी, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है? जो हमारी केंद्र सरकार है, सारा खर्चा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्कीम है, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करती हैं, ठीक है। आज बड़ी गलतियाँ हो रही हैं, कोई बात नहीं, आज वीडियो लेट हो गया ना इसलिए। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा खर्च करती हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2019 में, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसको आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 31 मार्च तक यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है। इसमें जो टोटल पैसा है वो लगभग कह सकते हो कि खर्चा जाएगा 1952 करोड़ रुपीज़। और इतने में से 1207 करोड़ के आसपास जो खर्च जाएगा वो हमारी केंद्र सरकार खर्चेगी और बाकी 744 करोड़ के आसपास हमारी राज्य सरकार खर्चेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसा खर्चने वाले हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये शेयर है ये कहाँ से आएगा? जो निर्भया फंड है दोस्तों, वहाँ से ये शेयर निकालने वाले हैं और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए पैसा खर्च करने वाले हैं।
सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होते क्या हैं। जैसे आपके नॉर्मल कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, वैसे ही यहाँ पर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का मेन मकसद ये है कि भाई केसेस को जल्दी जल्दी निपटाना। ठीक है, हमारे जो नॉर्मल कोर्ट है वहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, जो केसेस है वो ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप जाओगे तो केसेस, मान लो कोई नया केस आया तो उतनी जल्दी सुनवाई नहीं हो सकती, सालों रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो कि जल्दी जल्दी केसेस को निपटा सकें एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक क्राइम को लेकर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो कि चाइल्ड रेप वगैरह हो गया ना, रेप जैसे केसेस हो गए, तो उनको तुरंत यहाँ पर निपटाना, उनको उनके प्रति तुरंत यहाँ पर उस केस में जस्टिस देना, ये सारा काम यहाँ पर हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट का आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि जो हमारा बैकग्राउंड डेटा है वो हमें कैसे हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा बैकग्राउंड डेटा है, जहाँ से एग्जामिनेशन में सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने रेकमेंड किया था, जो 11th फाइनेंस कमीशन था 2000 में, इन्होंने यहाँ पर इसको रेकमेंड किया कि भाई इस तरीके का फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बना सकते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होगा, मेन पर्पस होगा कि भैया जो भी हमारे पेंडेंसी पड़े हैं, केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उनको जल्द जल्द से ख़त्म करना। इस रिपोर्ट को देखते हुए यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, बोला कि ठीक है हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और 1734 अलग एडिशनल कोर्ट्स अलग अलग राज्यों में बनाए जाएंगे आने वाले 5 सालों में, ऐसा यहाँ पर बोल दिया गया। और 2011 में क्या होता है, फिर हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पर इसको फंडिंग देना बंद कर दिया। ठीक है, पहले तो यहाँ पे बोल दिया था कि वो बनाएंगे, लेकिन 2011 में फंडिंग देना ही बंद कर दी गई। फिर क्या होता है, दिसंबर 2012 में एक गैंग रेप होता है, मर्डर केस होता है। उस गैंग रेप के बाद में हमारी केंद्र सरकार एक फ़ंड बनाती है, निर्भया फंड। ठीक है, और इस फंड के तहत दोस्तों अगेन फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट बनाने के, यानी एक स्पेशल कोर्ट बनाने की बातचीत की गई। फिर कुछ और राज्यों ने यहाँ पर इस प्रकार के कोर्ट को सेटअप किया, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, यहाँ सभी जगह पर इस तरीके के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए रेप के केसेस को देखने के लिए। ठीक है, तो ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट क्या है, एक डेडिकेटेड कोर्ट्स हैं जिनका मेन मकसद है कि भाई तुरंत जस्टिस देना, तुरंत यहाँ पर आप कह सकते हो स्पीडी ट्रायल में केसेस को देखना। 2019 में सरकार ने क्या किया, इस स्कीम को पूरी तरह से अप्रूवल दे दिया कि भाई हम वापस से 1023 के आसपास ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे अपने पूरे देश भर में, जिसका मेन काम होगा रेप केस कोई पेंडिंग पड़ा है तो उसको फटाफट देखना, जो भी क्राइम पोक्सो एक्ट के तहत हुआ है या कोई भी क्राइम आईपीसी के तहत अगर रेप का कोई क्राइम है तो उस प्रकार के केसेस को जल्दी जल्दी निपटाने का काम करेगा हमारा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो 2019 में दोस्तों सरकार ने इस प्रकार से एक और अप्रूवल दे दिया। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्योंकि काम तो कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तभी तो 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया आगे। तो जब काम कर रहे हैं तो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा दोस्तों। अभी जून 2023 तक जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, इन्होंने सक्सेसफुली 1,74,000 से ज़्यादा रेप के केसेस निपटा दिए हैं। 1,74,000 से ज़्यादा केसेस को यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इन कोर्ट का, बहुत तेज़ी से यहाँ पे लोगों को जस्टिस मिल पाता है। ठीक है, और अभी भी यहाँ पर 763 इस प्रकार के जो कोर्ट्स हैं वो करेंटली फंक्शन कर रहे हैं हमारे अलग अलग 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में, जिसमें से 412 कोर्ट सीधा सीधा पोक्सो कोर्ट्स हैं। पोक्सो कोर्ट मतलब जो बच्चों के साथ में अपराध होता है, बच्चों के साथ में रेप वगैरह हो रहा है, तो उस प्रकार के केसेस पोक्सो एक्ट के तहत देखे जाते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर दोस्तों 412 कोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कोर्ट्स कैसे काम कर रहे हैं ये आपको पता चल गया। लेकिन बात यहाँ पर यह है, क्या सही से सब कुछ काम चल रहा है? नहीं, अभी भी दोस्तों पता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में कुछ समस्या हैं, कुछ चुनौतियां हमें फिर भी दिखाई पड़ रही हैं। जैसे सबसे पहली चुनौती है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना। जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर में वो ज़्यादातर सफ़र कर रहे हैं कुछ चैलेंजेस से, रेगुलर कोर्ट्स की तरह। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, हमारे पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्पेशल कोर्ट में, जिसकी वजह से जो जजेस के ऊपर बर्डन है वो ज़्यादा पड़ रहा है। जजेस कम है, यहाँ पर भी प्रॉपर स्टाफ नहीं है, केसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है। अगर हम ये बर्डन कम कर देते तो आज और तेज़ी से बहुत सारे केसेस निपट रहे होते। इस चक्कर में काम करने का जो दोस्तों रेट है वो कम हो चुका है यहाँ पर। फिर बात आती है लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। अब जो स्पेशल ये कोर्ट बनाया जाता है, ये कोर्ट केवल कुछ स्पेसिफिक केसेस को देखता है। फॉर एग्जाम्पल रेप के केसेस की बात की तो वैसे केसेस को देख रहा है, तो कुछ ही केसेस को देख रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या है दोस्तों, बाकी सारे जो केसेस हैं वो नहीं देख पा रहा। और मैं आपको बता दूं ये जो केस है यहाँ पे थोड़े से ये जो कोर्ट है इसमें केस लंबे लंबे भी चल रहे हैं। ये जो स्पेशल कोर्ट है इन्होंने यहाँ पर 1 साल में जो केस अभी निपटाए हैं मई 2023 में, वो केवल और केवल 1050 के आसपास केसेस को ख़त्म किया है, जबकि अभी 4,500 के आसपास केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यह है क्योंकि इस कोर्ट में वैकेंसीज़ नहीं है।
और वैकेंसीज़ है भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पहली बात, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना होगा, वैकेंसीज़ बढ़ानी होगी, तब ज़्यादा जजेस को रख सकते हैं, तब हमारा काम सही से हो पाएगा, तेज़ी से बहुत सारे केसेस और निपटा सकेंगे हम। लेकिन 2022 में जो लोअर कोर्ट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे वैकेंसी रेट केवल 23% का हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस वजह से जो ये प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेसिफिक केसेस को देखने का काम करती है स्पेशल कोर्ट, इस चक्कर में भी थोड़ा सा पीछे रह चुकी है। ठीक है, आई होप आपको ये जो बात है वो क्लियर हो चुकी है एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर ये जो स्कीम आगे बढ़ा दी गई है, बहुत सारे और भी कोर्ट्स आने वाले समय पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नहीं है, हमारा एडिटोरियल है हमारे हिंदू न्यूज़पेपर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल को अच्छे से सुनना है, और क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा तो उसको बढ़िया से अटैम्प्ट भी करना है। यहाँ पे एडिटोरियल लिखा है राजेश गुप्ता और जोसेफ तेजा ने। अब दोनों ने मिलकर यहाँ पे बात की है कि किस तरीके से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, या फिर किस तरीके से जो हम लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाते हैं तो रोड ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। क्या क्या प्रॉब्लम कम हो सकती हैं वो सब बताया गया है। कैसे यहाँ पर हम लोगों को एक फ़ायदा मिलेगा, कैसे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर दोस्तों क्लियर करे गए। लेकिन हमेशा की तरह हम बैकग्राउंड डेटा के साथ में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे राइटर ने आर्टिकल लिखा है जहाँ पे मेंशन किया है इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियाज़ स्ट्रैटेजी टू डीकार्बोनाइज रोड ट्रांसपोर्ट। भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम अपना जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको डीकार्बोनाइज कर सकें, यानी कि जो ये कार्बन एमिशंस हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो पहली चीज़ यहाँ पर इस राइटर ने एडिटोरियल क्यों लिखा है, रीज़न क्या है उसके पीछे का। रीज़न यहाँ पर यह है कि बहुत सारे जो शहर हैं भारत के अंदर में, वहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है, स्पेशली दिल्ली। और वो जो एयर क्वालिटी बेकार हो रही है वो हमारे मिलियंस ऑफ पीपल के लिए अनहेल्दी है, स्पेशली बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए जानलेवा है वो हवा, जिसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं। और मैं आपको बता दूं, दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टडीज़ को यहाँ पर कंडक्ट किया गया। वो दिल्ली पोल्यूशन को लेकर यहाँ पर स्टडी की गई हैं, और यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि दोस्तों अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं जिसके तहत बताया गया है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एमिशन हो रहा है शहरों में, स्पेशली यहाँ पे एमिशन हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न है PM 2.5 और PM 10। ये क्या है, ये पर्टिकुलेट मैटर नहीं, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, इतने छोटे जो हमारे बाल से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन हमारे नुकसानदायक बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमारी बॉडी में पहुँच जाए तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। लेकिन ये पार्टिकल सबसे ज़्यादा व्हीकल से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से आ रहे हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं उससे आ रहा है, या जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ से सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ये कंकड़ निकल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इस सिचुएशन में राइटर बोलते हैं कि सबसे बढ़िया ऑप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर लेना। जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं उसको यहाँ पे अगर हम लोग ज़्यादा एक कह सकते हो कि तजब्बो दें तो इससे क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, और इससे यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है स्पेशली यहाँ पे उसको कंट्रोल किया जा सकेगा हमारे देश में। समझ गए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वैसे भी आज भी प्रमोट करना और कल भी प्रमोट करना ही करना है। कल तो प्रेशर पड़ने वाला है और दुनिया भर की कंट्रीज़ ये करेंगी, तो हमें इसको अभी से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि आखिरकार हमें ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है भारत में, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है, क्यों यहाँ पे हम लोग चाहते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह इस्तेमाल करें। पहला रीज़न, क्योंकि हमें एयर क्वालिटी के अंदर में इंप्रूवमेंट चाहिए। दुनिया भर में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, गाड़ी मोटर वाला सेक्टर है, ये लगभग 25% के आसपास कार्बन एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे तेल जलता है भाई गाड़ी का, उससे पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट ने बताया कि 2050 तक जो ये कार्बन एमिशन है ट्रांसपोर्टेशन से, वो 16% से बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल एक सुधार करने की ज़रूरत है, अभी से यहाँ पर इस ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से भी बहुत पोल्यूशन होता है। इतना पोल्यूशन कि दुनिया में जो 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उसमें से 35 प्रदूषित शहर केवल और केवल भारत के हैं। तो आप इमेजिन करो, 50 में से 35 केवल इंडिया के शहर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, वो भी पूरे दुनिया में। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पर चीज़ों को इलेक्ट्रीफाई कर पाएंगे, जो बैटरी व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर चल पाएंगे, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा कि हमारी एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्लस यहाँ पे जो शहर की जो हवा है वो कंट्रोल होने के साथ साथ लोगों की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि हमें क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की। दूसरा है कि भाई इससे फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो पाएगा। आज क्या हो रहा है, आज हमारी गाड़ी मोटर चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हो रहा है। कच्चा तेल हम लोग मंगवाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, पेट्रोल डीजल बनाते हैं।
तो सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर 95% जो डिमांड है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के माध्यम से ही पूरी की जा रही हैं। और भारत को ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है विदेशों को, उससे उसके बाद यहाँ पर ये तेल परचेज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, सब चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होंगी, बैटरी से चल रही होंगी, तो इससे क्या होगा, जो डिपेंडेंसी है इन देशों के ऊपर में, वो डिपेंडेंसी, वो निर्भरता हमारी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। इन देशों की फिर हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका फ़ायदा क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का फ़ायदा ये होगा, हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएंगे। आज जो क्लाइमेट चेंज दिख रहा है, तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसके पीछे का रीज़न है कार्बन एमिशन। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करेंगे तो कार्बन एमिशन होगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर पाएंगे, जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज भी कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद में एक और फ़ायदा होगा, वो है पोटेंशियल सोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया दुनिया का सबसे, अगर हम लोग देखें तो इंडिया दुनिया का चौथा लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट बना सकते हैं। तो भारत सरकार को यहाँ पर एक प्रॉमिस करना चाहिए कि हम यहाँ पर 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। इंडियन गवर्नमेंट वैसे यहाँ पर प्रॉमिस कर चुकी है वैसे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, इससे बहुत सारी जॉब जनरेट होंगी, नौकरियां बनेंगी इंडिया में, जब यहाँ पर बैटरी बनाई जाएंगी, गाड़ियाँ बनाई जाएंगी, है ना। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारी ओवरऑल जो देश की इकॉनमी है उसके अंदर में एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद में एक और चीज़ फ़ायदेमंद है, वो है अर्बन प्लानिंग एंड लाइवेबिलिटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जब इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे शहर के अंदर में दोस्तों इस तरीके का पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम बन जाएगा। देन उसके बाद में जो इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं हम रोड का, इसके फ़ायदे तो हमने पढ़ लिए। सवाल यह है कि आज इसमें कोई चैलेंजेस होंगे, बिल्कुल इसमें काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी हमको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है भाई गाड़ी मोटर को बंद करके तुरंत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ला पाना देश में, इतना आसान है क्या? नहीं है। जबकि इंडिया यहाँ पर आप कह सकते हो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो इस रास्ते में हमको बहुत चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले चुनौती कौन सी होगी? सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज होगा वो है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या, आप देखो बात ये की जा रही है कि आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि बैटरी वगैरह का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बैटरी चार्ज किससे करोगे? बिजली से। बैटरी चार्ज किससे होगी भाई? सिंपल सी बात है, बिजली से होगी। बिजली किससे बनेगी? कोयला जलाकर बनेगी। तो क्या फ़ायदा, समझ गए? तो यहाँ पर पहली चीज़ है, हमें यहाँ पर क्या करना, कोयले के ऊपर, जो कोयले का पावर प्लांट है उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करना। क्योंकि आप एक तरफ बैटरी व्हीकल चला रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो, लेकिन वो जो बिजली बन रही है जिससे वो चार्ज हो रहा है, वो बिजली अगर कोयला जलाकर बन रही है तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वहाँ पे प्रदूषण कर रहे हो, समझ गए? और वो प्रदूषण और खतरनाक होगा। तो इसका एक अच्छा उपाय क्या होगा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना होगा। सूर्य से जनरेट की हुई ऊर्जा, विंड एनर्जी का यूज़ करना होगा, उससे हमें बैटरीज को चार्ज करना होगा, जिससे कोयला ना जलाना पड़े। तो कोयले पावर प्लांट्स का यूज़ कम करना, पहली दिक्कत हमारे पास में यही है, क्योंकि हमारे पास में दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का इतना कोई ठोस ऑप्शन नहीं है, इतना कोई मजबूत नहीं है हम रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। फिर एक और चैलेंज आएगा, वो है लाइफ साइकिल कार्बन एमिशन ऑफ ईवीज़। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हमारे बनाए जाएंगे दोस्तों, इसका पूरा लाइफ साइकिल अगर देखोगे, वो बन कैसे रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जाएंगे तो उसमें बहुत सारा स्टील इस्तेमाल होगा, एल्यूमिनियम के फ्रेम बनेंगे। स्टील एल्यूमिनियम कैसे बन रहा है? अगेन उसके पीछे भी बहुत प्रदूषण हो रहा है ना। उसके पीछे भी कोयला जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोयला जला के तब यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे इसका कोई फ़ायदामंद नहीं है। तो जहाँ पर भी हम अगर कोयले की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कोयले की बिजली को रोकना पड़ेगा, लेकिन हम इतना आसान नहीं है उसको कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। भारत के पास में लिथियम, देखो हमें बैटरी, क्योंकि बैटरी व्हीकल अगर आप चलाओगे तो उसमें लिथियम आयन बैटरी पड़ेगी, और लिथियम हमारे पास में ज़्यादा कोई भरपूर मात्रा में है नहीं, वैसे भी भंडार मिले हैं बढ़िया मात्रा में, लेकिन उसको निकाल पाना अभी भारत के पास में निकालने की वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम यहाँ पर बहुत सारी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जाता है। लगातार हम लिथियम को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद जाकर ये काम कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। एक तरफ अगर कच्चे तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है, तो लिथियम के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी ना बढ़ाएंगे किसी देश के ऊपर में। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक चैलेंज है फाइनेंसिंग चैलेंज। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेस करने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है,
ठीक है। इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़े समय बाद यहाँ पर इसकी कॉस्ट मेंटेन हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और लोगों को समझाना, लोगों को यहाँ पर अवेयर करना कि भाई इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि लोग तो पेट्रोल वाली गाड़ी चलाएंगे, उनके पास में चॉइस है। वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा कोई वैल्यू मिल नहीं रही है लोगों की साइड से, तो उनको यहाँ पर समझाना, उन वहाँ पर प्रमोट करना भी ज़रूरी है। फिर बात है यहाँ पर एक और चीज़ की, नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें ज़रूरत है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छे वर्कर्स की, स्किल्ड वर्कर्स की, जो कि यहाँ पर आराम से क्या कर सकें, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोड्यूस कर सकें और इस लोगों की डिमांड को, है ना, जो लोगों की एक प्रॉपर डिमांड उसकी पूर्ति कर सकें, एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा के। समझ गए। फिर उसके बाद में हमें चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास में चार्जिंग स्टेशंस आज के समय पर बहुत ज़्यादा कम है, ये भी तो एक रीज़न है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चक्कर में हम लोग यहाँ पर फेलियर मार सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि सरकार के कई सारे इनिशिएटिव है जहाँ पर सरकार ने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात की है। फॉर एग्जांपल फेम स्कीम हो गई, है ना, फेम स्कीम 2 हो गया। उसके अलावा यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान हो गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गई, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी हो गई। ये सारी वो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ने चलाई है जहाँ पर मेन मकसद है हमारा कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं। ठीक है, क्या गाइडलाइन जारी की हैं कि भाई जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे हम बढ़ावा देंगे, है ना। हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, हाईवेज़ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। समझ गए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्रिड होगी, हर 25 किलोमीटर पर दोनों साइड पर, हाईवे पे दोनों साइड पर यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस होंगे। ठीक है, तो ये कदम उठाया सरकार ने। इतना ही नहीं, दूसरा यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है कि अगर हम लोग पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ा दें तो लोग यहाँ पे गाड़ी लेना कम कर देंगे, है ना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर टैक्स को कम कर दिया जाए तो पेट्रोल वाली गाड़ी को कम खरीद कर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको भी हम देख पाएंगे कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा प्रमोट होता हुआ नजर आएगा। अब इंडिया क्या सीख सकता है अलग अलग देशों से? बहुत कुछ सीख सकते हैं भाई। यूनाइटेड किंगडम, यूके ने भी इस तरीके का प्लान इंप्लीमेंट किया। ठीक है, उसके अलावा यूके के अलावा अगर आप देखोगे तो नॉर्वे ने 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स अपने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, पब्लिक बस यहाँ पर चला रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, 2025 तक उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर साउथ कोरिया दोस्तों, साउथ कोरिया में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिक कार को परचेस करने की। लोग इलेक्ट्रिक कार परचेस करेंगे, उसके बदले में उनको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, कैलिफोर्निया यहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव्स अपना रहा है। तो इस तरीके के कई सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे सारी सरकारें चला रही हैं। समझ गए। तो ऐसे देश दुनिया में, ऐसे टॉप 5 देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहे हैं आज के समय पर, तो वो 5 देश कौन कौन से हैं? उसमें आता है हमारा सबसे पहला है आइसलैंड, 41% का रोल है। स्वीडन 32% इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है। नीदरलैंड में 24% और चाइना में 22%। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल में दोस्तों ये टॉप की कंट्रीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। समझ गए। आगे आते हैं, इसमें ना नॉर्वे भी है। नॉर्वे ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो नॉर्वे तो बहुत ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? राइटर बोलते हैं यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि सरकार को यहाँ पर कहीं ना कहीं व्हीकल इस्तेमाल करने होंगे इलेक्ट्रिक वाले। गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करने होंगे जिससे यहाँ पे प्रमोट कर सकें, इसको प्रमोट किया जा सके। और अभी यहाँ पर ना 2030 तक हमारी डिमांड है कि बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रक का स्टार्ट करें। इलेक्ट्रॉनिक ट्रक स्टार्ट किए जाएंगे जिससे जो डीजल्स वगैरह है वो डीजल्स का पैसा हमारा बचेगा, हम डीजल परचेज़ नहीं करेंगे। उसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रक इस्तेमाल होंगे, हैवी चार्जिंग करी जाएगी जिससे यहाँ पर वो ट्रक कमांड हो सकेंगे। कुछ राज्यों में ऑलरेडी टारगेट सेट कर दिए गए हैं सरकारों के माध्यम से कि भाई यहाँ पे हमें 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अचीव करना है। 100% तक लोगों के पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। और उन सरकारों में आंध्र प्रदेश की सरकार, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और काम हम कर सकते हैं, वो यह है कि हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में चार्जिंग के ऑप्शन कम है, तो चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा बनाने होंगे ताकि लोग समझे कि हाँ भाई हमको सपोर्ट मिल सकता है, ये तेल से सस्ता पड़ सकता है हमको। ठीक है, तो ये काम करना होगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी के ऊपर लेकर चलना होगा, लोगों को सपोर्ट करना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रॉपर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवानी होगी। ठीक है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर सकता है बैंक्स को, और बैंक्स के माध्यम से लोगों तक सपोर्ट पहुंच सकता है। प्लस यहाँ पे इंडिया अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है अपना पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। ठीक है, डबल स्टोरी वाली बस यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इनोवेशन है, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों तक पहुँचाना। ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का होना चाहिए जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। प्लस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना भी हमारा मेन रोल होगा। तो मेन इन्वेस्टमेंट करना भी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर हम ये सारे चेंजेस कर पाएंगे रिगार्डिंग कह सकते हो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट।
आई होप आपको एक बढ़िया से क्लैरिटी मिली होगी इस पूरे के पूरे आर्टिकल की। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो आज का प्रीलिम्स नहीं, मेंस वाला क्वेश्चन इस पूरे आर्टिकल के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। देखते हैं यहाँ पर आप कैसा इसका आंसर लिखते हो। क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द नेसेसिटी फॉर इलेक्ट्रीफाइंग रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भारत के अंदर में रोड ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसकी ज़रूरत क्या है पहले तो ये बताना है, फिर आपने डिस्कस करना है कि क्या क्या इसमें चुनौतियाँ आएंगी और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है जिससे हम अपने देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर आ सकें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो एक बढ़िया आंसर आप लिख सकते हो 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स भी इसको अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो भारत में सड़क परिवहन के विद्युतीकरण की आवश्यकता की परीक्षण करें, इसमें शामिल चुनौतियों पर चर्चा करें और देश के परिवहन क्षेत्र में विद्युतीकरण के सफल कार्यान्वयन के लिए समाधान प्रस्तावित करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। नाउ अब आप दूसरे एडिटोरियल देखोगे आज के न्यूज़पेपर के, तो एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, प्लीज़ आप 20 नवंबर का वीडियो ओपन कीजिए। 20 नवंबर 2023 यानी आज से 10 दिन पहले आर्टिकल हमने डिस्कस किया हुआ है। इवन थंबनेल भी मैंने बना रखा है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्यों यहाँ पर यूपी में इसको बैन करने के बारे में बातचीत की गई है। फिर उसके बाद में अगला एडिटोरियल है, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। आप इसके लिए 21 या 22 सितंबर का वीडियो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें वेमेन का रिजर्वेशन को लेकर डिस्कशन किया गया है। आप में से कई सारे लोग इसका ऑलरेडी मेंस का क्वेश्चन भी लिख चुके हो, तो ये रिपीटेड आर्टिकल्स हैं। बाकी ये कुछ नए आर्टिकल्स हैं जो कि हमने आज डिस्कस किए। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला है। प्लीज़ आप लोग यहाँ पर मेक श्योर करें, वीडियो को सपोर्ट करें और वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करें। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है। बाकी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो 2020 का यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था कि मान लो एक पौधे की प्रजाति को हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल नंबर 6 में अगर कवर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा इसका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि भाई अगर कोई भी प्लांट की स्पीशीज शेड्यूल नंबर 6 में कवर होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है उस पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।